Hello everyone, my name is Amit and doing MBBS from JLNMC. ओके हम लोग के नीट में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या आता है? ह्यूमन फिजियोलॉजी आता है, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी से पर ईयर अप्रोक्स 12, 13, 14 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं. ओके तो जितने भी बच्चे ये 22 और या फिर फर्दर 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो है. और इसमें पूरा हम लोग एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे, क्योंकि नीट में एनसीईआरटी से अप्रॉक्स 80 to 85% क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं. ठीक है, तो हम लोग पूरा इसमें एनसीईआरटी को कवर करेंगे. हाँ, और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेंगे, बट हम लोग मेन फोकस ऑन एनसीईआरटी पे हम लोग का एक्सेस रहेगा. ओके ओके सबसे पहले हम लोग का ह्यूमन फिजियोलॉजी में टोटल 7 चैप्टर है. 7 चैप्टर और ह्यूमन फिजियोलॉजी का हम लोग का फर्स्ट चैप्टर क्या है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन. ओके तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन. ओके वी जस्ट वेट 1 सेकेंड. ओके डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन क्या है? हम लोग स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हम लोग का लिखा हुआ है क्या? हम लोग का लिखा हुआ है फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्या लिखा हुआ है? फूड इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. फूड इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके लिए फूड मोस्ट इम्पोर्टेंट है. ठीक है, अब फूड मोस्ट इम्पोर्टेंट है. अब ये इसका मतलब ये नहीं कि फूड में कुछ भी हम लोग खा लेंगे. ओके फूड में हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी खा लेंगे. हम लोग का 3 मेजर कंपोनेंट्स है फूड के, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, ये हम लोग के 3 मेजर कंपोनेंट है. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट. हाँ, विटामिन्स और मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड बट इन अ लेस क्वान्टिटीज. ओके विटामिन और मिनरल्स भी जरूरी है, बट इन लेस क्वांटिटी में वो जरूरी है. हाँ, अब बात यहाँ पे आता है कि हम फूड क्यों इनटेक करते हैं, क्यों हम लोग को फूड जरूरी है? क्योंकि फूड हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हम लोगों में ग्रोथ देखता है और रिपेयर ऑफ टिश्यू. फूड इसीलिए हम लोग लेते हैं. ठीक है, और ये तो बेसिक चीज़ है कि फूड हम लोग क्यों लेते हैं. हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फूड हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है. हाँ, नेक्स्ट हम लोग आगे यहाँ पे लिखा हुआ है द वाटर वी टेक इन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी. तो ये तो बेसिक चीज़ है. इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि वाटर जो हम लोग यूज करते हैं वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हम लोग को डिहाइड्रेशन से भी बचाता है. मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में समझो तो मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है हम लोग के अंदर में जितना भी केमिकल रिएक्शंस होता है ना, उसको हम लोग मेटाबॉलिक प्रोसेस बोल सकते हैं. ओके तो वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स द डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी. ऑल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी. ओके हम लोग अब आगे बढ़ते हैं. हाँ, अब ये देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाई आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म. अच्छा, तुम सिंपल भाषा में ये समझो, हम एक डायरेक्ट रोटी ले रहे हैं, तो रोटी को हम लोग बिना तोड़े, एक रोटी को हम लोग 4 बार में लेते हैं, तो क्या हम एक रोटी को एक ही बार में खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं. उसको हम लोग ब्रोक डाउन करना पड़ेगा, छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे साफ लिखा बायो मैक्रो मॉलिक्यूल इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाई आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म. उसको हम लोग को ब्रोक डाउन करना पड़ेगा और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और ये प्रोसेस सब हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टार्ट होता है. हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है. ओके, और इसी प्रोसेस को जो कन्वर्सेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल्स एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, और ये डाइजेशन हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है. 2 प्रोसेस के
दो प्रोसेस के चलते, एक पहला मैकेनिकल प्रोसेस और दूसरा बायोकेमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस मतलब इतना याद रखें, तोड़ना फोड़ना चबाना, वो हो गया मैकेनिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल मेथड्स मतलब उसमें केमिकल्स, इंजाइम, वो सब मिक्स करना। ओके, तो वो हो गया हम लोग का डाइजेशन। हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल करता है मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के तहत। ठीक है, ओके, अब हम लोग आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। नीचे 16.1 में लिखा हुआ है, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या मतलब इन्वॉल्व होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एलिमेंट्री कैनाल इन्वॉल्व होता है और उसके साथ जो जो एसोसिएट्स ग्लैंड्स वो सब इन्वॉल्व रहता है। एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएट्स ग्लैंड डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सब रहता है। हम लोग स्टार्टिंग करते हैं एलिमेंट्री कैनाल से। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग। एंटीरियर ओपनिंग एस, इतना याद रखना, एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टेरियर मतलब पीछे। ए से एंटीरियर, पी से पोस्टेरियर, पी से पीछे, ए से आगे। तो एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विथ एन एंटीरियर ओपनिंग मतलब माउथ, और ओपन्स आउट पोस्टेरियर थ्रू द एनस, यानी आगे माउथ से स्टार्ट होता है और पीछे एनस से वो खत्म होता है। ठीक है, अब हम लोग का जो एंटीरियर ओपनिंग माउथ है वो उसमें क्या क्या मतलब कंक्लूड होता है। उसमें हम लोग का बकल कैविटी रहता है, या जिसको ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं, बकल कैविटी या ओरल कैविटी। ठीक है, तो ओरल कैविटी हैज अ नंबर ऑफ टीथ। नंबर ऑफ टीथ होता है, जैसे आजकल बच्चे लोग में 17-20 टीथ होते हैं, फिर बड़े में 32, एक्सपर्ट 32 से वही होते हैं। ठीक है, और एक मस्कुलर टंग होता है जिसको हम लोग जीभ बोलते हैं, ये तो पता ही होगा, जीभ। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पे अब देखो, ईच टूथ एक सॉकेट ऑफ जॉ बोन है, जॉ बोन का एक सॉकेट है जिससे वो अटैच रहता है। ठीक है, उस टाइप का अटैचमेंट को हम लोग थीकोडोंट बोलते हैं। ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। पहला मतलब कि अधिकतर मैमल्स में, मतलब ह्यूमन बींग भी जिसमें शामिल है, उसमें 2 सेट्स ऑफ टीथ होता है पूरे उन लोग के लाइफ में। पहला सेट टेम्पररी मिल्क या डेसिडियस टीथ बोलते हैं, और दूसरा परमानेंट टीथ या एडल्ट टीथ बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें पहला डेसिडियस टीथ होता है, फिर कुछ दिन बाद एक परमानेंट टीथ आता है और वो डेसिडियस टीथ को रिप्लेस कर देता है, तो फिर वही परमानेंट टीथ हो जाता है। तो पूरी लाइफ में हम लोग के 2 टाइप के टीथ होते हैं, एक डेसिडियस टीथ और दूसरा परमानेंट टीथ। डेसिडियस, इतना याद रखना, डेसिडियस टीथ इज रिप्लेस्ड बाय परमानेंट और एडल्ट टीथ। ओके, और इस टाइप का डेंटिनेशन को हम लोग डाइफायोडोंट बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ डेंटिनेशन इज कॉल्ड डाइफायोडोंट। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक एन एडल्ट ह्यूमन हैज अ 32 परमानेंट टीथ विच आर ऑफ 4 टाइप के टीथ है। मतलब एक एडल्ट ह्यूमन में 4 टाइप के टीथ होते हैं। 32 मतलब एक एडल्ट ह्यूमन में 32 परमानेंट टीथ होते हैं जो कि 4 टाइप्स के होते हैं। पहला हेटेरोडोंट, दूसरा डिफरेंट टाइप्स मतलब हेटेरोडोंट, हेटेरो मतलब डिफरेंट। ओके, हेटेरो मतलब डिफरेंट, जिसमें हम लोग का इंसीजर हो जाता है, केनाइन हो जाता है, प्रीमोलर हो जाता है और मोलर हो जाता है। हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट मतलब डिफरेंट, हेटेरो मतलब अलग अलग। ठीक है, अलग अलग 4 प्रकार के टीथ होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, और इसका अरेंजमेंट क्या है ना, हाफ ऑफ अपर होता है और हाफ ऑफ लोअर जो में होता है। मतलब कि मान लो टोटल 32 टीथ है, तो हाफ ऑफ 32 मतलब 16 अपर जो में होगा और 16 लोअर जो में होगा। ठीक है, और इसमें एक ऑर्डर होता है क्या, ICPM और M, इसको डेंटल फॉर्मूला क्या बोलते हैं, ICPMM, मतलब I से इंसीजर, C से केनाइन, PM से प्रीमोलर, M से मोलर। ठीक है, और डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या होता है, एन एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, 2123/2123। आप लोग इसको एक्चुअली कैलकुलेट कर लो तो
ये 32 ही आएगा, ठीक है। ऊपर 8 नीचे 8, मतलब 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू 2 कर देना, ये हम लोग का आ जाएगा। ओके, टोटल 32 टीथ, मतलब याद रखना 32 टीथ होता है। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 16 ऊपर 16 नीचे, टोटल 32, ठीक है। अब हम लोग का देखो, हम लोग का हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ इनेमल, जो कि हेल्प इन द मेस्टिकेशन ऑफ फूड। देखो हम लोग का टीथ जो दिखता है वाइट वाइट दिखता है, वो एक इनेमल के लेयर से बना होता है, जो कि हार्ड चीविंग सरफेस है वो इनेमल से बना होता है और मेस्टिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और हम लोग का जो ओरल कैविटी में टंग होता है, वो एक फ्री मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। वो अटैच रहता है ओरल कैविटी से फ्रीनुलम के थ्रू, ठीक है। आप अपने जीभ कभी भी ऊपर करके देखो तो वो एक मतलब दिखता, मतलब आप फील कीजिए अपने उंगली को तीत के नीचे, तो कुछ एक जॉइंट जैसा रहता है जिसको हम लोग फ्रीनुलम बोलते हैं। ओके, फ्रीनुलम बोलते हैं। और अपने टंग के ऊपर एक स्मॉल प्रोजेक्शन होता है, पेपिली बोलते हैं। स्मॉल प्रोजेक्शन मतलब एक छोटा, इतना याद रखना है, टंग के ऊपर एक लाइनिंग सेंट्रल से कन्वर्ट होता है जिसको पेपिली बोलते हैं, जिसमें टेस्ट बर्ड्स मतलब टेस्ट बर्ड्स पेपिली पे इन्वर्ट रहता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ओरल कैविटी। ओरल कैविटी शॉर्ट फेरिंग्स लीड्स इनटू, ओरल कैविटी जाके एक शॉर्ट फेरिंग्स में खुलता है, जो कि पैसेज फॉर फूड और एयर के लिए है, ठीक है। ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। पैसेज मतलब रास्ता, ठीक है। ओरल कैविटी में शॉर्ट फेरिंग्स होता है जो फूड और एयर के लिए है, ठीक है। द ओइसोफेगस एंड द ट्रेकिया, ओइसोफेगस एंड ट्रेकिया, ओइसोफेगस एंड ट्रेकिया ओपन इनटू द फेरिंग्स, ओइसोफेगस एंड ट्रेकिया ओपन इनटू द फेरिंग्स। ओके, यहाँ पे हम लोग फिगर में समझते हैं। ये जो हम लोग का हो गया ना, ये हम लोग का ओइसोफेगस हो गया, ओके। ये हम लोग का फेरिंग्स हो गया, ठीक है। तो हम लोग का ओइसोफेगस और ट्रेकिया फेरिंग्स में जाके ओपन होता है, ठीक है। और देखो ट्रेकिया मतलब कि वाइंड पाइप। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक कार्टिलिजेनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस ओपनिंग ऑफ द वाइंड पाइप। अच्छा, देखो कि कोई खाना खाते समय किसी को जोर जोर से खांसी आने लगता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि खाना हमेशा आराम से चबा के पूरा खाना चाहिए। अब होता क्या है, एक एपिग्लोटिस हम लोग का कार्टिलिजेनस फ्लैप ढक्कन जैसा है, ठीक है, जो ट्रेकिया के ऊपर रहता है। ट्रेकिया के ऊपर रहता है, ट्रेकिया यानी वाइंड पाइप, वाइंड पाइप के ऊपर एक ढक्कन के जैसे एपिग्लोटिस काम करता है, जो एंट्री ऑफ फूड को रोकता है। अब जैसे हर बोतल का एक ढक्कन होता है ना, वैसे ट्रेकिया का एक ढक्कन है जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं, और वो कार्टिलिजेनस से बना होता है, ठीक है, कार्टिलिजेनस से बना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ओपनिंग ऑफ द वाइंड पाइप, देखो यहाँ पे प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द फूड इनटू द ग्लोटिस, ओपनिंग ऑफ द वाइंड पाइप लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द swelling the esophagus is thin long tube which extend posteriorly passing through the neck, thorax and diaphragm and leads to a J-shaped bag जिसको स्टमक बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टमक हम लोग का कैसा शेप में दिख रहा है, जे शेप में दिख रहा है, जे शेप में दिख रहा है, ओके, जे शेप में दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, ये जो ओइसोफेगस है एक थिन है और लॉन्ग ट्यूब है, जो कि हम लोग के नेक से, थोरेक्स से और डायफ्राग्राम को क्रॉस करते हुए जे शेप्ड, जिसको स्टमक है, जे शेप्ड में जाके मिलता है, ठीक है। ये देखो सामने से देखते हैं।
ये ओइसोफेगस हम लोग का थोरेक्स, ओइसोफेगस थोरेक्स नेक डायफ्राम से होते हुए लास्ट हम लोग का जाके जे शेप में मिलता है, जे शेप में मिलता है, मतलब वहाँ जाके वो ओपन होता है। ठीक है। जैसे मैंने कहा था जे शेप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। ठीक है। अब देखो, ए मस्कुलर स्पिंक्चर गैस्ट्रोइसोफेगल रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ओइसोफेगस इनटू द स्टमक। ओके, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ट्रेकिया के ऊपर एक इपिग्लोटिस था ढक्कन के जैसा, ठीक हम लोग के ओइसोफेगस और स्टमक के बीच में, ओइसोफेगस और स्टमक, जहाँ ओइसोफेगस खत्म होता है और स्टमक स्टार्ट होता है, वहाँ पे एक बेंड जैसा, मतलब कि बॉर्डर जैसा एक रहता है, ढक्कनी जैसा मान के चलो, जिसको हम लोग स्पिंक्चर बोलते हैं या फिर गैस्ट्रो ओइसोफेगल बोलते हैं। ठीक है। मस्कुलर स्पिंक्चर होता है, वो क्या रेगुलेट करता है, ओइसोफेगस का ओपनिंग को रेगुलेट करता है स्टमक में। ठीक है। मतलब कि जैसे कभी कभी हम लोग को वोमिटिंग हो जाता है, तो वोमिटिंग हो जाने का मतलब क्या, हम लोग खाएं और वोमिटिंग हो गई, इसका मतलब कि हम लोग का स्टमक और ओइसोफेगस के बीच में जो हम लोग का स्पिंक्चर है वो ओपन नहीं हुआ, तो इसीलिए फूड हम लोग का पास नहीं हो पाया और वापस फूड हम लोग के थोरेक्स नेक होते हुए हम लोग का ओरल से बाहर निकल गया, मतलब जिसको वोमिटिंग बोलते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है। अच्छा, स्टमक का पोजीशन देखते हैं कि वो कहाँ पे मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पोर्शन में, मतलब कि अपर लेफ्ट हाथ से देखो आप, अपर लेफ्ट पोर्शन में स्टमक हम लोग का मिलता है, जिसके पास 4 मेजर पार्ट्स होता है। ठीक है। 4 मेजर पार्ट्स होता है, 4 मेजर पार्ट्स होता है। पहला पार्ट हम लोग का कार्डियक पोर्शन होता है। कार्डियक पोर्शन मतलब जहाँ पे हम लोग का ओइसोफेगस ओपन होता है उसको कार्डियक पार्ट बोलते हैं। और जहाँ फंडिक रीजन, मतलब कि मेन फंडिक रीजन एक होता है, और एक बॉडी मेन सेंट्रल रीजन होता है, और एक पाइलोरिक रीजन होता है। ठीक है। एक पाइलोरिक पोर्शन होता है। ठीक है। जहाँ पे हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होता है, मतलब कि जहाँ पे हम लोग का ओइसोफेगस और स्टमक मिलता है, वहाँ कार्डियक पोर्शन होता है, फंडिक पोर्शन उसके बाद होता है, और एक मेन बॉडी जो मेन सेंट्रल रीजन होता है उसको बॉडी बोलते हैं। ठीक है। और एक पाइलोरिक पोर्शन होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब ओपन्स इनटू द पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके। अब हम लोग पढ़ते स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है। हम लोग तो स्टमक के बारे में पढ़ लिए। स्टमक एक जे शेप्ड का स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है। और ओइसोफेगस आके स्टमक में ओपन होता है, जहाँ पे ओपन होता है वहाँ पे एक स्पिंक्चर होता है, ढक्कन जैसा होता है, जिसको गैस्ट्रोइसोफेगल स्पिंक्चर बोलते हैं। ठीक है। हम लोग का स्टमक का पोजीशन क्या, स्टमक पोजीशन हम लोग का कहाँ, मतलब स्टमक हम लोग को कहाँ मिलता है, स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, जिसके पास 4 मेजर पार्ट्स होता है। कार्डियक, मतलब कि जहाँ पे ओइसोफेगस खत्म होता है ठीक वहीं पे कार्डियक पोर्शन होता है। फिर जहाँ पे ओइसोफेगस ओपन्स होता है वहाँ पे कार्डियक होता है। फिर एक फंडिक रीजन होता है, और पूरे बॉडी में मेन सेंट्रल रीजन होता है जिसको बॉडी रीजन बोलते हैं, और एक पाइलोरिक पोर्शन होता है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन 3 रीजन में बटा हुआ है। पहला रीजन क्या है, पहला रीजन है सी शेप्ड का डियोडेनम। अच्छा, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम लोग के लिए क्या हो जा रहा है ना, शेप याद रखना कि किसका स्टमक का क्या शेप है, कौन कहाँ पे ओपन हो रहा है, ये हम लोग का मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम में अधिकतर पूछ दिया जाता है कि शेप बताइए, या ओइसोफेगस जाके कहाँ पे ओपन होता है, जहाँ पे ओइसोफेगस ओपन होता है और जहाँ पे ओइसोफेगस ओपन होता है या स्टमक होता है वहाँ पे आपका कौन सा स्पिंक्चर मिलता है। ओके।
वो पूछ सकता है। अच्छा, और एक बात ध्यान देने की है, जैसे हम लोग का ओइसोफेगस और स्टमक के बीच में, ओइसोफेगस और स्टमक के बीच में हम लोग का अरे गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर मिलता है। ठीक ठीक वैसे ही पाइलोरिक स्फिंक्टर भी एक स्फिंक्टर है, जो कि डियोडेनम और स्टमक के, मतलब डियोडेनम और स्टमक के बीच में मिलता है, जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। हो सके तो आगे इस पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ पे अब देखो क्या, हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 रीजन्स होता है। पहला सी शेप्ड का डियोडेनम होता है, ठीक है, और एक लॉन्ग कोइल्ड मिडिल पोर्शन जिसको जेजेनम बोलते हैं, पोर्शन जेजेनम, लॉन्ग कोइल्ड मिडिल पोर्शन जेजेनम, एंड हाईली कोइल्ड इलियम, हाईली कोइल्ड jejunum and highly coiled ileum। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द डियोडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। जैसे मैंने कहा था कि ओइसोफेगस और स्टमक का ओपनिंग में एक स्फिंक्टर होता है जिसको गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर बोलते हैं। ठीक वैसे ही स्टमक और डियोडेनम के ओपनिंग में एक गार्ड जैसा, मतलब स्फिंक्टर होता है जिसको हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, आप मतलब गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर कहाँ पे फाउंड होता है और पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ पे फाउंड होता है, ये आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, कहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 मेन पार्ट था। पहला डियोडेनम, सेकेंड लॉन्ग कोइल्ड मिडिल पोर्शन जेजेनम, और हाईली कोइल्ड इलियम। ठीक है, तो इलियम क्या है ना, इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। हम लोग का इलियम कहाँ ओपन्स होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या कंसिस्ट करता है, मतलब लार्ज, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 मेन पार्ट था, डियोडेनम, जेजेनम और इलियम। ठीक वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोग का सीकम आता है, कोलोन आता है और रेक्टम आता है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्ग है, मतलब कि हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या फ़र्क है, स्मॉल इंटेस्टाइन थिक है बट लॉन्ग है, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, विथ में चौड़ा है, विथ उसका ज़्यादा है पर उसका लार्ज नहीं है उतना। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात कर रहे थे। तो लार्ज इंटेस्टाइन का हम लोग का मेन 3 पार्ट है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो सीकम क्या है ना, स्मॉल ब्लाइंड सेक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये याद रखिएगा, बहुत सारे बात क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि हु होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आप सीकम इज द कॉमन आंसर, सीकम ही आपको बोलना है कि सीकम कंसिस्ट सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, और एक वर्मीफोर अपेंडिक्स विच इज वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब कि क्या, वेस्टिजियल वेस्ट है जिसका कुछ काम नहीं है। ठीक है, उसको वर्मीफोर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो कि सीकम से अराइज होता है। ठीक है, और सीकम जाके कोलोन में डिवाइड होता, मतलब कोलोन में ओपन होता है, और कोलोन फिर हम लोग का फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड है कोलोन। ठीक है, कोलोन हम लोग का फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड है। कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। पहला एन असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग पार्ट और सिग्मोइड पार्ट। चलिए फिगर में हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है, तो ये देखिए, असेंडिंग, सिग्मोइड, डिसेंडिंग। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, मैंने कुछ शायद गलत बोल दिया क्या, जस्ट वेट मिनट।
कोलोन डिवाइड असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। अच्छा हाँ, मैंने गलत तो बोला ही, देखो ये ऊपर गया असेंडिंग, फिर ये ट्रांसफर, फिर ये डिसेंडिंग, फिर ये सिग्मोइड। यहाँ वाला पार्ट को सिग्मोइड है, ठीक है। तो हम लोग का कोलोन 4 पार्ट में मेनली डिवाइड है, एक असेंडिंग, फिर ट्रांसफर, फिर डिसेंडिंग, फिर सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। और हम लोग का जो डिसेंडिंग पार्ट है कोलोन का, वो जाके हम लोग का रेक्टम में ओपन होता है, रेक्टम में ओपन होता है, जो कि एनस में विच ओपन्स आउट थ्रू द एनस। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम विच ओपन्स आउट थ्रू द एनस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ लेते हैं। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ओइसोफेगस टू रेक्टम, ठीक है। अब वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं कि वो किस किस लेयर से बना हुआ है। स्टार्टिंग टू एंड ही हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल ओइसोफेगस से स्टार्ट होके रेक्टम में ख़त्म होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल 4 लेयर से बना रहता है। पहला सेरोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा, ठीक है। सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा। तो सेरोसा क्या है ना, सेरोसा हम लोग का आउटर मोस्ट लेयर है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ओइसोफेगस टू रेक्टम पोजेस 4 लेयर्स। पहला हम लोग का सेरोसा है, दूसरा मस्कुलरिस है, तीसरा सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा है, ठीक है। तो आप याद रखिए, हम मेनली बता देते हैं, ठीक है। जो हम लोग का सेरोसा है वो आउटर मोस्ट लेयर है सेरोसा, ठीक है। वो थिन मेसोथेलियम इपिथेलियम से और विसरल ऑर्गन से बना हुआ है विथ उस कनेक्टिव टिश्यू। ये एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं है, बट आपके नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ। सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर है, वो थिन मेसोथेलियम से बना रहता है और कुछ कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा मस्कुलरिस का बारे में। मस्कुलरिस हम लोग का क्या है, आउटर मोस्ट लेयर के बाद हम लोग का मस्कुलरिस लेयर आता है। मस्कुलरिस लेयर स्मूथ मसल से बना रहता है, स्मूथ मसल से, और ना, और ये अरेंज रहता है इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर में, और ओब्लिक लेयर मसल इसमें प्रेजेंट रहता है। कुछ कुछ रीजन में ओब्लिक लेयर मसल प्रेजेंट रहता है मस्कुलरिस में, ठीक है। अब हम लोग का थर्ड आ जाता है सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजल जो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है और कुछ ब्लड वेजल्स और लिम्फ वेजल्स ये कंटेन करता है, ठीक है, ठीक है। और हम लोग का जो इनर लेयर हो जाता है म्यूकोजा, ठीक है, वो हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल का जो इनर लेयर है उसको म्यूकोजा बोलते हैं। वो एक फोल्ड रुगी जैसा होता है स्टमक में, और स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग कोल्ड विलाई होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। हाँ, अब हम लोग आगे एनसीईआरटी पे वापस कवर करते हैं। सेरोसा हम लोग का आउटर मोस्ट लेयर है, सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर है एंड इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम, एपिथेलियम और विसरल ऑर्गन, और उसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यू होता है, ओब्लिक लेयर, ये सब तो मैंने बता ही दिया, ओके, ठीक है। अब हम लोग दिस लेयर फॉर्म रूगी। अच्छा, रूगी हम लोग का क्या करता है ना, सरफेस को बढ़ा देता है और एब्जॉर्प्शन में काम आता है, ठीक है। रूगी एक फिंगर लाइक इरेगुलर फोल्ड्स रहता है। मतलब क्या इरेगुलर फोल्ड्स, मतलब कैसे टाइप्स का रहता है मैं बताता हूँ। ऐसे 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 रहता है, जिसको रूगी बोलते हैं। देखिए इरेगुलर फोल्ड्स, मतलब कि रेगुलर शेप में नहीं है ये इरेगुलर फोल्ड्स होगी, जिसको, ठीक है, रूगी, स्मॉल फिंगर द स्टमक, ठीक, इरेगुलर फोल्ड रूगी बोलते हैं। और एक स्टमक में स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग होता है जिसको वेलाई बोलते हैं, है ना। और मतलब वेलाई का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। द सेल्स लाइनिंग द विली प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, हाँ ये देखिए, हम लोग फिगर से समझते हैं। हम लोग का आउटर मोस्ट लेयर सेरोसा हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग का
जो लेयर है मेसोथेलियम हो गया। फिर उसके बाद जो लेयर है वो हम लोग का सबम्यूकोजल हो गया। और लास्ट वाला जो लेयर है वो हम लोग का म्यूकोजा हो गया। और म्यूकोजा मतलब ये लेयर किससे बना है, क्या कनेक्टिव है, कौन सा टिश्यू है, इस सब आप लोग को याद रखना जरूरी है। ठीक है, ओके। प्रोजेक्शन कोल्ड माइक्रोवेलाई गिविंग अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस मतलब दिखना। ठीक है, दिस मॉडिफिकेशन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, जो मैंने बताया सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। और विलाई क्या करता है, विलाई सप्लाई विथ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड द लेक्टियल। ठीक है, ये देखो, विलाइस आर सप्लाइड विथ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड लेक्टियल। ठीक है, अब हम लोग म्यूकोजल इपिथेलियम, यहाँ पे लिखा हो म्यूकोजल इपिथेलियम एज अ गोबलेट सेल विथ सीक्रेट म्यूकस डेल्ट हेल्प इन अ लुब्रिकेशन। ओके, ठीक है। म्यूकोजल इपिथेलियम क्या है, म्यूकोजल इपिथेलियम के पास गोबलेट सेल्स होता है जो कि म्यूकस सीक्रेट करता है। और म्यूकस सीक्रेट होता है वो हम लोग के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स इन द स्टमक, म्यूकोजा एक ग्लैंड्स भी है स्टमक में जिसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। और क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसेस ऑफ बिलाई एंड द इंटेस्टाइन। अच्छा, ठीक है, और बेसेस ऑफ बिलाई और द इंटेस्टाइन में क्रिप्ट्स होता है इन दोनों के बीच में, जिसको क्रिप्ट्स ऑफ लीवर खून बोलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि क्रिप्ट्स ऑफ लीवर खून कहाँ मतलब प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ऑल द 4 लेयर्स ऑफ सो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स इन द एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा, आगे का फर्दर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है यूट्यूब पे वीडियो बनाने का, जो मैंने पूरा एनसीईआरटी को कवर किया है। अगर कुछ मतलब लगता है कि मैंने गलत बताया तो आप नीचे मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं फिर उसको मतलब दूसरे वीडियो में देखूंगा कि क्या मेरे से गलत है क्या सही है। और हाँ, गलत सबसे होता है, मेरे से भी हुआ ही होगा कुछ ना कुछ। आप लोग मेरे को एक बार मेरी गलती का एहसास करवा दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।